हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ और हम लोग अभ्यास 3.3 को पूरी तरह समाप्त करके अब आ चुके हैं अभ्यास 4.1 पर। और चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है द्विघात समीकरण। वो क्या बच्चों? द्विघात समीकरण। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अब द्विघात समीकरण। और निश्चित रूप से आप एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और ये होगा वन शॉट वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में पूरा अभ्यास समाप्त। 4.1 इस वीडियो में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके पहले भी हमने ऐसे ही वीडियो दिए हैं और केवल 10th क्लास की नहीं बल्कि 9th क्लास के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और इंग्लिश के लिए तथा 10th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और इंग्लिश के लिए ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सीक्वेंस से वीडियो मिलता रहे। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न को हम समझते हैं। पहले तो आप बच्चों चैप्टर पर एक बार नजर डालिए, चैप्टर के नाम पर, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। चैप्टर के नाम पर जब हम नजर डालते हैं तो उसका नाम दिया गया है द्विघात समीकरण। क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। आपको समझना पड़ेगा कि सर द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। तो पहले आपको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर के बारे में और द्विघात समीकरण के बारे में। जब आप द्विघात समीकरण बारे को अच्छे से समझ पाओगे तब इसके बाद प्रश्नों को तो आप खुद ही लगाओगे, कर ले जाओगे। चलिए देखिए क्या है द्विघात समीकरण। जैसे यक्स के लिए उस कोई समीकरण को इस प्रकार से लिखना, यक्स चर के लिए किसी समीकरण को इस प्रकार से लिखना कि उस समीकरण में यक्स की सबसे बड़ी घात 2। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर एक मानक रूप होता है बच्चों किसका? द्विघात समीकरण का। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। वैसे तो आप इससे परिचित हैं क्योंकि आप लोग मूल निकाल चुके हैं। अभ्यास 2 में मूल क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, ये निकाल चुके हैं, तो इससे तो परिचित है। और इसी को बच्चों अगर इसको लिख दिया जाए बराबर 0 तो इसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण इसी को कहा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। और सुनिएगा, द्विघात समीकरण में a जो है बच्चों वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर रख दोगे तो a का गुणा होते ही x² भी 0 हो जाएगा। और यदि x² 0 हो गया तो फिर ये द्विघात समीकरण कहाँ रहा? फिर तो x² का मान 0 हो गया, बचेगा केवल bx प्लस c। इसीलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो सर a b c है क्या? a b तथा c कोई पूर्णांक संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, बस a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान कुछ भी हो सकता है, b का मान कुछ भी हो सकता है, c का मान कुछ भी हो सकता है। अच्छा कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए कि सर द्विघात समीकरण कैसे रहता है, कहते किसको हैं। इधर देखिएगा, जैसे मान लो एक समीकरण है 5x² धन 6x धन 7, इसको देख रहे हैं और बराबर में हम लिख देते हैं अगर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें बच्चों x की सबसे बड़ी घात कितनी है? x जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। x की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। इसका अर्थ एक और होता है। इसका अर्थ क्या होता है जानते हो? इसका अर्थ है कि x के ऐसे 2 मान हैं इस दुनिया में, x के ऐसे 2 मान हैं, यदि x की जगह पर जहां जहां x है हम उन्हीं दोनों मानों को रख दें तो ये 0 हो जाएगा। ये पूरा समीकरण 0 बन जाएगा, मतलब 0 0 के बराबर हो जाएगा। पर वो दोनों मान कौन है वो हम आगे निकालना सीखेंगे। अभी हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। जो बच्चों इस रूप में लिखा गया हो ax² प्लस bx प्लस c, जो भी इस रूप में लिखा गया हो वो सब के सब द्विघात समीकरण कहलाते हैं। चलिए अच्छा आप बताइए, एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, बताओ 5 धन 6x धन 4x², बताइए बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? बताओ ये द्विघात समीकरण है? अरे भाई है, क्या दिक्कत है?
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो उसी रूप में, बस सीधा न लिख करके हमने उल्टा लिख दिया था थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि देखें आप द्विघात समीकरण को पकड़ पा रहे हो या समझ पा रहे हो या नहीं। तो चलिए, जो भी बच्चों इस रूप का दिख जाए, ध्यान से देखिए, इस रूप का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप का दिख जाए, उसको बोलोगे आप ये एक द्विघात समीकरण है। ऐसा क्या ये एक द्विघात समीकरण है। अब जरा प्रश्नों को देखो, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको जांच करना है कि जो ये प्रश्न है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो कैसे जांच करें हम लोग कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कैसे ज्ञात करें बताइए। चलिए शुरू करते हैं, इसको हल करेंगे और अगर इस रूप का आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस रूप का आ गया तो द्विघात समीकरण है, और अगर इस रूप का नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर देंगे, थोड़ा सा जगह खाली करने के लिए, आपको समझाने के लिए था कि आप द्विघात समीकरण को समझ पाओ। अगर आप बच्चों पूरी तरह से अभी भी नहीं समझ पाए हो, और एक दो एग्जाम्पल लिख देते हैं। इधर देखो, इधर देखो, 6x स्क्वायर धन 7x धन 4 ये क्या है बराबर 0, एक द्विघात समीकरण है। बताओ है कि नहीं है? है भाई। x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो है तो ये, क्या दिक्कत है इसको? ये है बिल्कुल बिल्कुल द्विघात समीकरण है। ऐसे रूप में अगर आ जाए, इस रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ जाए तो ये द्विघात समीकरण रहेगा, और अगर इस रूप का नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं कौन द्विघात समीकरण। ये बच्चों 8 प्रश्न दिए गए हैं, 8 को बारी बारी हम लोग चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तब तक के लिए हम इसको साफ कर देते हैं, मिटा देंगे इसको, केवल इसको रहने देते हैं, प्रश्न को इसी को हल करेंगे। इसको देखकर क्या लगता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला पढ़े हो? अरे पढ़े हो, ए स्क्वायर प्लस, आप बोलो साथ में बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप ऐसे भी बोल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप सही हैं, ठीक है। चलिए इसको अगर हम तोड़ेंगे बच्चों तो ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा, और इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस रूप में तोड़ेंगे। सर इसमें a क्या है? x है, b क्या है? 1 है। x की जगह पर, a की जगह पर x दिया है, b की जगह पर बस 1 दिया है, तो इसी रूप में हम रखते हैं इसको, इसी रूप में इसको रखते हैं। देखो a स्क्वायर, a का मतलब x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab गुणे 1, अरे गुणे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, और बराबर इसका अंदर गुणा कर दीजिए। 2 गुणे x का मतलब 2x, और प्लस नहीं बच्चा माइनस, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस 2 तिहाई 6। आगे देखिएगा, x स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, धन 2x, 1 का में 2x ही रहेगा, और बराबर 2x ऋण 6। चलिए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। x स्क्वायर को यहीं रहने दो, 1 को भी यहीं रहने दो, आप ये 2x और 6 को इस पक्ष में लेके आइए, बाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और सुनो प्लस 1 को रहने दो और प्लस 2x को रहने दो, वहां से लेके आए तो माइनस 2x, और इसके बाद और इसको लेके आए तो प्लस का 6, और बराबर आखिरी में कुछ नहीं बचा तो 0। x स्क्वायर देखो 2x और 2x तो कट गया क्योंकि प्लस और माइनस दोनों थे, 6 और 1 7, x स्क्वायर और धन 7 बराबर 0। ये आपका आया आंसर हल करने पे, x स्क्वायर धन 7 बराबर 0। अब आप बताओ कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। बच्चों ये जो है ये एक द्विघात समीकरण है। कैसे सर बताइए, पहले बताइए कि इस रूप का है कि नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बताइए इस रूप का है कहाँ ये, ऐसा दिख कहाँ रहा है ये। चलो हम इसको यहाँ लिखकर तो आपको दिखाते हैं कहाँ दिख रहा है। इधर देखो यही आया मेरा एक्स स्क्वायर धन 7
और बराबर में 0, यही आंसर आया था। देखो इस रूप का है कि नहीं है, सुनो। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बोलो सही है। ए की जगह पर बच्चा 1 छुपा है, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ क्या छुपा है, 1 छुपा है। सर बी एक्स तो गायब है बच्चों, सी की जगह पर क्या है, 7 है। तो सर बी एक्स के बारे में तो बताइए, ये कहाँ पर है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इधर देखो हम मिटा के लिखेंगे, इधर देखो बी एक्स को लिख सकते हो प्लस 0x और प्लस सी की जगह 7, तो मेरा उत्तर आया ही है। देखो बताओ क्या दिक्कत है इसमें, ये में और इसमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं बच्चों। ये पद और ये पद सेम ही है। हमने b की जगह 0 लिख दिया और x की जगह बताओ 0 का गुणा x में करने से कुछ फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a ये बन जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्स स्क्वायर धन 0x धन 7 बराबर 0, और ये एक द्विघात समीकरण है। तो आपका उत्तर आ जाएगा क्या, हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। पहला प्रश्न थोड़ा लंबा हुआ, कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लेंगे क्यों। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न आप नोट कर चुके होंगे। हमारा काम है जल्दी जल्दी अब आपको मिलवा देना कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। आप साथ साथ में मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर ऋण 2x बराबर ऋण 2, और यहां पर दिया है कोष्टक में 3 ऋण x। इधर देखिए, एक्स स्क्वायर ऋण 2x को ऐसे ही रहने दो बराबर 2 का गुणा बच्चों करोगे 3 में तो 2 तिहाई 6, लेकिन कैसा, ऋण का। क्यों, क्योंकि 2 कैसा है, माइनस में है, तो ये है प्लस में, 2 तिहाई 6। ये भी ऋण ये भी ऋण, गुणा होगा तो प्लस 2 गुणे x का मतलब 2x। सबको उठा के लेके आ जाओ बाएं पक्ष में। ये हो गया, देखो आगे एक्स स्क्वायर ऋण 2x, और ये 6 आया तो बच्चों प्लस 6, और 2x आया तो ऋण 2x, और बराबर में जब सब चले आए तो क्या बचा, 0। आगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर 2x मिलकर ऋण 4x धन 6 है तो रहन दो, बराबर क्या, 0। अरे भाई इसको पहचान रहे हो, पहचान रहे हो, नहीं पहचान रहे हो, पहचान करवाएं इसका। यहाँ देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, पहचान करिए। थोड़ा सा आपको पहचानने में दिक्कत आ रही है, हम बताएं क्यों। कहोगे सर यहाँ तो माइनस है यहाँ प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, a की जगह पर 1, b की जगह पर ऋण का 4, c की जगह पर 6, वो भी धन का, तो है तो इसी रूप का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो बताओ इस रूप का है तो ये क्या है, हाँ क्या, हाँ ये द्विघात समीकरण है। कैसा है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से। कैसे हुआ देख रहे हैं ना, कैसे हुआ, कुछ भी इसमें तो नहीं था, इसमें कोई सूत्र भी नहीं था, केवल इसका अंदर गुणा कर दिए, सबको बाएं पक्ष में लेके चले आए। आपको पक्षांतर बच्चों आना चाहिए, छोटे मोटे पक्षांतर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर तो आप कोई भी सवाल नहीं कर पाओगे। चलिए चलो बच्चों, प्रश्न नंबर पहले का तीसरा और वो रहा चौथा, दोनों को चेक करें बारी बारी कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। आप बोल दो तो कर देंगे, बोलो, कर देते हैं। चलिए आप भी साथ साथ में करते रहिएगा। देखिए क्या करना है, x का गुणा x में बच्चों, तो ये हो जाएगा x गुणे x का मान x स्क्वायर। ये तो लक्षण दिख रहा है, देखो आ जाता है कि नहीं, x स्क्वायर तो दिख गया है, लेकिन हमको लगता है इधर भी x स्क्वायर ही दिखेगा, और x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा निपट, और जब निपट जाएगा ना तो फिर हो जाएगी दिक्कत। यहाँ देखिएगा, x का गुणा x में तो x स्क्वायर, और x का गुणा फिर 1 में करोगे बच्चों तो x 1 में x, फिर 2 का गुणा x में, हमको आपको गुणा करना बताए थे, पहले पद का गुणा पहले पद में, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद में, फिर दूसरे पद का गुणा पहले पद में, और फिर दूसरे पद का गुणा दूसरे पद में। यही तो तरीका होता है। तो पहले पद का गुणा दोनों में हम कर चुके हैं, अब दूसरे पद का गुणा दोनों में करते हैं। 2 का गुणा x में तो ऋण 2x, और 2 का गुणा 1 में तो 2 1 का ऋण 2, बराबर इधर भी गुणा कर दो, इधर गुणा करो, x का गुणा x में तो x स्क्वायर, x का गुणा 3 में तो प्लस का 3x, क्योंकि दोनों प्लस में है, माइनस का 1 में गुणा तो माइनस x, प्लस नहीं बच्चों माइनस x, और माइनस का 1 में गुणा तो 3 1 में 3, ये हो गया -3। सबको उठा के एक तरफ से उठा के सबको बाएं पक्ष में लेके आओ।
और याद रखना, जब वो सब के सब आएंगे ना तो अपने अपने चिन्ह बदल कर आएंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में। चलिए करते हैं, यक्स स्क्वायर धन यक्स ऋण 2x ऋण 2, थोड़ा बराबर उधर खिसकेगा, चलो कोई बात नहीं। ये प्लस में है, कैसे आया माइनस में, ये प्लस में कैसे आया माइनस में, ये माइनस में कैसे आया प्लस में, ये माइनस में कैसे आया प्लस में, और बराबर ये वहां पर से इधर आ गया, और बाकी सब के सब जब इधर चले आए तो बचा क्या है, 0। जो जुड़ने लायक हो बच्चों सजाती वालों को जोड़ दो, जो घटने लायक हो घटा दो, और जो कटने लायक हो उनको निपटा दो। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर ना नहीं कटेगा, क्या कटेगा भाई, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस वाले में से माइनस वाला घट गया। और देखिए और कुछ कटने लायक है, और कुछ कटने लायक है, हमको तो दिख नहीं रहा है। सुनिए, ये यक्स एक बार 1x प्लस में 1x और ऋण में 3x, मतलब 1 रुपया आपके पास 3 रुपया कर्जदारी में हो, तो जब इसमें से घटेगा 3 में से 1 तो बचेगा ऋण का 2x। क्या बचेगा, ऋण का 2x। क्यों सर, अरे भाई अच्छा इतने को ही क्यों देख रहे हो, एक और 2x है, सुनो एक साथ लेके चलते हैं। 3x 2x मिला के हो गया 5x, 3x 2x मिला के हो गया 5x, और x सीधे इधर देखो, x 2x, x 2x, 2x प्लस में और ये 2x माइनस में, पूरा निपट गया, बात खत्म करो। यहाँ देखिए बचा क्या है, -3x, और 3 में से 2 गया तो बचेगा प्लस का 1, ये बच गया आपका, केवल बचा हुआ चीज है आंसर। अब एक बात बताओ, ये है क्या इस रूप का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस रूप का है तो बता दो, है कोई स्क्वायर वाला पद है इसमें, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। चलिए अगले को चेक कर लेते हैं, अगर हम लेट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, फिर समस्या होगी देखने में, क्योंकि 1 शॉर्ट वीडियो है ना, एक ही बार में पूरा खत्म होना है चैप्टर को, 4.1 को पूरा एक बार में समाप्त होना है। चलिए इसका गुणा करते हैं, केवल इसका इधर गुणा कर दो, उसका अंदर गुणा करो। x का गुणा 2x में तो बच्चों आया 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 में तो x एक्का में x, ऋण 3 का गुणा यहाँ पे होगा तो 3 दूना 6, लेकिन ऋण में आएगा क्योंकि ये ऋण और ये धन में है, 3 दूना 6, और x को ऐसे रहने दो, और फिर 3 का गुणा 1 में तो ऋण 3 एक कम 3 बराबर, x का गुणा x में तो आया x स्क्वायर, धन x का गुणा 5 में तो बच्चों आया 5x, उठा के सबको ले आओ बाएं पक्ष में, 2x स्क्वायर धन x ऋण 6x ऋण 3, ये तो अपने घर वाले थे, मतलब बाएं तरफ वाले थे, और इन लोगों को ले आओ, ये आएंगे तो चिन्ह बदल के आएंगे, ऋण x स्क्वायर ऋण 5x बराबर, जब वो घर छोड़ के इधर आ गए तो बचा कौन, 0, कोई नहीं बचा ना उस तरफ, तो बन गया 0। देखिए क्या जुड़ने लायक है बच्चों, क्या कटने लायक है, उसको देख लो, ट्राई करो, देखो 2x स्क्वायर यहाँ पर है, 1x स्क्वायर यहाँ पर है, लेकिन 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, मतलब 2 रुपया तुम्हारे जेब में है, 1 रुपया उधारी पे हो, 2 में से 1 घट जाएगा, बचेगा क्या, केवल x स्क्वायर। कोई और है क्या x स्क्वायर वाला, नहीं, तो x स्क्वायर को भूल जाओ, अब x के पीछे पड़ जाओ। ये हो गया 1x, ये हो गया माइनस का 6x, और ये माइनस का 5x। सुनो, 6 और 5 11x, वो भी माइनस का, और 1 है प्लस का, मतलब 11 रुपया कर्जा है, 1 रुपया जेब में, तो बचेगा क्या टोटल, देखो 6x और 5x, अगर लिखना चाहें तो लिख देते हैं, ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऋण 11x और ऋण 3 ऐसे रहने दो, और फिर कुछ बचा क्या ना, बराबर 0। अब तो कर सकते हो, 11 में से 1 घट जाएगा, x स्क्वायर इसमें से घटा तो -10x, और ऋण का 3 बराबर 0। बोलो बच्चों, कुछ पहचानते हो क्या इनको, अरे कुछ पहचान मिल रही है, अरे इनको बहुत बार आप देखे पहचाने हो, कैसे देखो, अरे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अरे इसी रूप के हैं कि नहीं है बच्चों, है कि नहीं है, है भाई, a की जगह पर 1 छुपा है, b की जगह पर ऋण 10, x की जगह पर x है, x स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर, और c की जगह पर छुपा है क्या बच्चों, -3, और बराबर 0 की जगह 0। बताओ है कि नहीं द्विघात समीकरण, बोलो है कि नहीं है, तो बोलोगे हाँ, क्या हाँ, बोलो क्या हाँ,
द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है भाई, है द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण हो गया, नोट कर लेंगे आप इसको। हम चलते बच्चों अगले प्रश्न पर। अगर तेज हो वीडियो स्लो कीजिए फिर देखिए, अगर रोक के कॉपी करना है तो रोक के कॉपी कीजिए, पर अभी आपको साथ में लगाते हुए चलना है। बिना कॉपी पेपर के, बिना पेन के आप सवाल पढ़ने नहीं बैठेंगे, कि सवाल को देखकर कभी नहीं आता, उसको लगाना पड़ेगा। जब हम लगाएंगे तो आपको आसान लगेगा, जब आप लगाएंगे तो कलम रुकने लगेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, जब तक कॉपी पेपर हाथ में ना हो पेन, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ठीक से, देख करके नहीं। जब देख लोगे उस समय आसान लगेगा, जब खुद करने लगोगे तो नहीं आएगा। ऐसा आपके साथ हमेशा होता आया है, और अगर आप सुधार अभी नहीं किए ना तो हमेशा ऐसा होता ही रहेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 और 6 एक साथ लग जाएगा, जगह काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं इसको, देखिए हल करते हैं। 2x का गुणा करोगे x में, अब आप भी करना सीखिए साथ में, डायरेक्ट ना मन में अगर मतलब गड़बड़ कर दोगे इधर उधर करने पर, साथ में करिए। 2x का गुणा x में तो आया बच्चों 2x का स्क्वायर, क्या आया 2x का स्क्वायर। 2x का गुणा 3 में तो ये आ जाएगा 2 तिहाई 6x। बताओ ऋण का कि धन का? अरे ऋण का, क्योंकि ये प्लस में है लेकिन ये तो है ना माइनस में, और माइनस का गुणा प्लस में होता तो उत्तर माइनस में आता है। -1 का गुणा x में तो माइनस x, एक्का में माइनस x, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस का 3, 3 एक्का में 3, सबका गुणा हो गया, काम खत्म। बराबर इधर से करिए गुणा, x का गुणा x में तो आया बच्चों x स्क्वायर, x का गुणा 1 में तो आया माइनस का x, क्योंकि ये माइनस में है। 5 का गुणा x में तो आया बच्चों 5x, प्लस में आएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। 5 का गुणा 1 में तो -5 एक्का में 5, सबका गुणा हो गया, काम खत्म हो गया। अब सबको उठा करके डायरेक्ट इस पक्ष में लेके आइए बिना सोचे समझे। इधर देखिए सबको लेके आते हैं, 2x स्क्वायर ऋण 6x ऋण x और धन 3 ले आओ। लेकिन ध्यान रखना, जैसे वो सब के सब आएंगे उनके चिन्ह बदल जाएंगे। x स्क्वायर इधर आया तो -x स्क्वायर, ये x आया तो प्लस का x हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। ये प्लस का आया तो -5, ये माइनस का आया तो प्लस का 5, और बराबर। अब सब जब चले आए इधर तो बचेगा कौन? 0। कौन बचेगा? 0, कुछ नहीं बचेगा जी। आगे देखिएगा, 2x स्क्वायर, देखो सजाती वालों को जोड़ो, और घटाने लायक हो तो घटाओ। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा केवल x स्क्वायर। क्या बचेगा? केवल x स्क्वायर। आगे देखो 6x, अब x वालों को पकड़ो बढ़िया से क्योंकि ये बहुत सारे हैं। 6x और 1x दोनों ऋण में है तो इसलिए -7x, -7x और -5x तो 7 5 12, -12x। देखो देखो माइनस वालों को जोड़ो झट से, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, एक साथ पकड़ लो सबको, तो -12x। अरे 6 1 7 7 5 12, और एक है प्लस वाला तो उसको बेचारे को अलग रख दो। और उसके बाद फिर चलिए x वालों का काम खत्म। अब बचे बच्चों अचर पद। अचर पद कौन है? 3 और 5, 5 3 8, बराबर क्या है बच्चों? 0 है तो 0 लिखो। यहाँ आगे देखिएगा, x स्क्वायर 12x में से 1x घट जाएगा लेकिन चिन्ह आएगा ऋण का, 11x और धन 8, बराबर क्या? 0। और ये कैसा है? अरे पहचानते हो इनको? अरे पहचानते हो बच्चों? पहचानते हो? पहचान इनका जान पहचान करवाएं ना करवाएं? ए छुपा है 1 के रूप में, x स्क्वायर प्लस bx, सर प्लस कहाँ है हम बताएं? लो देखो, ये लो, हो गया क्या? प्लस bx और प्लस c, b की जगह पर कितना है? -11, c की जगह पर 8। ये बताओ है कि नहीं है? हाँ भाई हाँ। अरे क्या हाँ? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है बच्चों, द्विघात समीकरण है। आगे चलिए पकड़िए झट से प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं, तेज चलेंगे। चलिए इधर देखिएगा, x स्क्वायर धन 3x को रहने दो, धन 1 है तो रहने दो, बराबर में वो रहा सूत्र पर, देख रहे हो, a - b का होल स्क्वायर। सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है बच्चों? 2, प्लस b स्क्वायर -2a
बी क्या बन जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर धन 3x धन 1 बराबर एक्स स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ऋण 2 दूना 4x कितना हो गया बच्चों 4x हो गया। आगे देखिएगा, आप चाहो ना तो थोड़ा सीख लो मेरे साथ साथ। अच्छे बात बताओ, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है और बराबर के दाहिने तरफ कैसा है प्लस में है। जब उठा करके इसको इस तरफ लाओगे तो क्या बन जाएगा आप बताओ, खुद बताओ, माइनस होगा क्या। तो माइनस होने के बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काटोगे ना तो यही निपटा दो ना, काहे के लिए उठा के इनको लेके आए हम ढोए फालतू में। आगे देखिएगा, 3x को 3x रहने दो और धन 1 को रहने दो, अब उनको ले आओ मन करे तो 4x इधर आ गए तो प्लस का 4x और फिर ये 4 आया तो ऋण का 4 और बराबर में 0। 3x और 4x मिला के 7x और -4 और +1 मिला के हो गया -3। कैसे हो गया -3 सर, 4 रुपया कर्जा है ना, 1 रुपया जेब में है, ले जाके दुकानदार को दे दोगे तो कहेगा अभी भी 3 रुपया बचा है तुम्हारा लेकिन कर्जा, और बराबर का 0। ये आ गया आंसर आपका। बताओ कहीं है क्या एक्स स्क्वायर वाला पद, ऐसा है ये, ऐसा है ऐसा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप का दिख रहा है कहीं आपको, नहीं है ना, तो इसको बोल दोगे नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। क्या नहीं है, अरे द्विघात समीकरण नहीं है जी, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नोट कर लेंगे आप, इसको कर लीजिएगा। जब तक हम हटते हैं ब्लैक बोर्ड के सामने से तब तक आप इसको नोट कर लिया करिए। प्रश्न, पहले प्रश्न का आखिरी 2 प्रश्न, चलिए मिलाते हैं इनको भी। द्विघात समीकरण है या नहीं है, देखिए। अच्छा ये देख रहे हैं क्यूब वाला फार्मूला, ये आपको कर क्या रहा है बच्चों जानते हो, सही बताएं, आपको पुराने फार्मूलों को रिवाइज करवा रहा है। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये सारे प्रश्न फार्मूले जो हैं आप पहले से पढ़े हुए हैं, अब अप्लाई करिए ना। अगर आपने पढ़ाई पीछे नहीं की है तो यही समस्या आती है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों मैथ लिंक है एक दूसरे से, एक क्लास से दूसरा क्लास। अब बैठ के फार्मूले पर ध्यान दीजिए। इधर देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, चलिए देखिए, फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b, ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, इसका गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2x क्यूब, इसका गुणा इसमें करोगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर पहले से, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो एक्स क्यूब और 2 अपनी जगह पर, ऋण इसका गुणा कर दोगे तो 2x का 2x ही रहेगा। आगे देखिएगा, इसको और हल करो, एक्स क्यूब धन 2 दूना 4 दूना 8 धन 3 दूना 6x और कोष्टक में x धन 2 और बराबर में क्या 2x क्यूब ऋण 2x। आगे देखिएगा, इसका गुणा अंदर करिए, x क्यूब धन 8 धन 6 का गुणा x में बच्चों, 6x का गुणा x में तो 6x स्क्वायर और धन का 6 दूना 12x बराबर 2x क्यूब ऋण 2x। आगे देखो बच्चों, इसको उठा के इस तरफ ले आओ, इनको उठा के सबको ले आओ, एक को मत ले आओ, सबको ले आओ। देखिए x क्यूब धन 8 धन 6x स्क्वायर धन का 12x ले आओ, इसको माइनस का 2x क्यूब और इनको भी ले आओ प्लस 2x बराबर क्या बचा 0। हम सर प्लस क्यों कर दिए बच्चों, बाएं तरफ लाए हो ना, बराबर के बाएं तरफ, तो बराबर देखो यहाँ है ना, बायां आया तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। और आगे सुनो, ये जो 2x स्क्वायर था ये प्लस में था तो ये आके माइनस में हो गया। आगे देखिएगा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा केवल क्यूब है, 2x क्यूब में से x क्यूब घटेगा तो बचेगा केवल x क्यूब और प्लस का 6x स्क्वायर है, और कोई है क्या x स्क्वायर वाला, नहीं, तो प्लस 6x स्क्वायर ही रहने दो और प्लस का 12x, 12 दो 14x, और कुछ है क्या बच्चों, और कुछ है, धन 8 है तो 8 रहने दो बराबर 0। बताओ ये है क्या, अगर ये ना होता फिर तो आप बोल देते, क्या बोल देते सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन साथ में ये भी तो लगा हुआ है, इसको कहाँ खाओगे, है ना। तो इसीलिए ये कैसा है, नहीं है, ये द्विघात नहीं है बच्चों बल्कि त्रिघात है। यहाँ 3 घात दिख रहा है ना, नहीं, द्विघात नहीं है, ये द्विघात
नहीं है, द्विघात नहीं है बच्चों, नहीं है। चलिए 7वां वाला नहीं हो गया, 8वें के पीछे पढ़ते हैं। देखिए इधर देखिएगा, यक्स क्यू को रहने दो, ऋण 4x स्क्वायर रहने दो, ऋण का x रहने दो और धन का 1 रहने दो, बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। फार्मूला रखो बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये हो गया फार्मूला। तो हो जाएगा यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसको तो वैसे उतार रहे हैं ना, इतना क्या कंफ्यूज हो रहे हो, इसको तो ऊपर से ऐसे लेके चले आ रहे हैं, केवल उसी को तो फार्मूले पे तोड़े हैं। बराबर यक्स क्यूब है ना, तो यक्स क्यूब और माइनस 2 का क्यूब आ जाएगा माइनस 8, ऋण 3 दूना 6x, तो हो गया 6x और गुणा करना है कितने में, x ऋण 2 में, 6x का अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा यक्स क्यूब वही रहेगा बच्चों। इन लोगों को बिल्कुल परेशान मत करो, इनको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। बराबर यक्स क्यूब माइनस 8 को रहने दो और इसका गुणा करोगे तो माइनस 6x स्क्वायर हो गया बच्चों, और इसका गुणा किए तो प्लस का 6 दूना 12x हो गया। सबको ले आओ बाएं पक्ष में, सबको लेके किधर आ जाओ, बाएं पक्ष में लेके आ जाओ, वही बाएं पक्ष में, सबको ले आओ बाएं पक्ष में। ये हो जाएगा यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस यक्स धन 1। चलो सबका चिन्ह बदलते हुए लाना, यक्स क्यूब आया तो माइनस यक्स क्यूब, 8 आया तो प्लस का 8, ये आया तो प्लस का 6x स्क्वायर, ये आया तो माइनस 12x, बराबर क्या बच्चों 0। देखो जो निपटाने लायक हूँ, यक्स क्यूब से यक्स क्यूब कट गया क्योंकि ये प्लस में है और ये कैसे है माइनस में, इसलिए ये काट दिए गए। आगे देखिएगा 4x स्क्वायर, सब x स्क्वायर वालों को खोजो, केवल 4 को मत पकड़ो। 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर, 6 धन में है 4 कर्जे में है, तो 6 में से 4 घट जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर, 6 में से 4 गया 2x स्क्वायर। और कोई है क्या x स्क्वायर वाला ना, अब x वालों को पकड़ो, यहाँ पर है 12x, यहाँ पर है 1x, और कोई है क्या ना, तो ऋण का 13x, क्यों ये भी माइनस में ये भी माइनस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह लगेगा माइनस के। अब पकड़ो सीधे अचर पद वालों को, 1 है 8 है, 8 1 9, बराबर में 0 था, हो गया 0। इसको पहचान रहे बच्चों, अरे पहचानते होगे, देखो ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0, तो ये क्या है, अरे हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, आगे आप समझते हो, आप समझदार है ना क्या, हाँ द्विघात समीकरण है। ये 7वां वाला नहीं है और 8वां वाला द्विघात समीकरण है। हम स्पष्ट इसको दूर लिखे हुए हैं ताकि आप अच्छे से नोट कर पाएं। इसी प्रश्न के साथ प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है बच्चों, और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तब तक आप इसको जल्दी से जल्दी कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 आप समाप्त कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आ जाइए। इस प्रश्न में बच्चों आपको कोई प्रश्न हल नहीं करना है, केवल और केवल ये किताब आपसे चाहता है कि आप समीकरण बनाना सीखें, समीकरण बनाना सीख जाएं। प्रश्न को पढ़िए और समीकरण बनाइए, यही वो चाहता है। इसमें कोई हल नहीं है, कोई हल करके आंसर नहीं लाना है, आपको समीकरण बना के दिखा देना है कि सर मुझे सवाल पढ़ करके समीकरण बनाना आता है। चलिए करें हम लोग साथ में। देखिए, एक आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब बच्चों अरे पृथ्वी का खंड, भू मतलब पृथ्वी, खंड मतलब टुकड़ा, आयताकार है ना। चलो हल करते हैं, जैसे कहा गया वैसे वैसे हम लोग करेंगे साथ में। आयताकार, देखो आयताकार का मतलब ये रहा आयत, इसकी लंबाई हम मान लिए बच्चों l, चौड़ाई को हमने मान लिया मान लो x। वैसे चौड़ाई को b ले सकते हो, वृत्त बोलते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, x लेने में भी b लेने में भी आंसर कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। ये हो गया आयताकार जो भूखंड हो गया। कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार है ना, तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है बताओ जरा सा। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी बच्चों l, चौड़ाई कितनी बच्चों x, और इसका मान दे रखा है क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528, तो इसका मतलब हुआ लंबाई गुणे जो चौड़ाई है ना, इसका मान दे रखा है 528। क्या दे रखा है 528, लंबाई गुणे चौड़ाई का मान क्या दे रखा है 528। अब आगे देखिएगा,
अब द्वितीय शर्त कुछ कह रहा है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई, ठीक है। सेकंड द्वितीय शर्त ये चल रहा है बच्चों, द्वितीय शर्त शर्तानुसार क्या कह रहा है, सुनो हम बताएं क्या कह रहा है। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मतलब यल बराबर, ये सर बराबर क्यों लगा दिए, मेरी मर्जी है, हम लोग पहले भी ऐसा करते आए हैं, बीच में बराबर लगा देते हैं फिर बराबर उसको ज़बरदस्ती करते हैं, पहले बराबर लगा देते हैं फिर बराबर उसको करते हैं। क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई मतलब यक्स से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। बोलो सही बात। अरे जो लंबाई है बच्चों वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। कौन, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसको आप चाहो तो समीकरण में बनाना चाहो तो इसको समीकरण 2 मान लो, और पहले वाले को जो बनाए थे उसको समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो। आगे देखो बच्चों, आप चाहो निकालोगे तो क्या आएगा, 528/x, यल का मान क्या आएगा, अरे यल को यहीं रहने दो, यक्स को उधर भेज दो, तो ये चला गया 528/x। नीचे दिख रहा है आपको, ये लाइनें दिख रही हैं, यल का मान हो गया 528/x। अगर ना दिखती हो तो थोड़ा हम ऊपर लिखते हैं, इसको ज़रा सा ऊपर लिख दें, यल बराबर हो जाएगा, यल बराबर 528/x, ठीक है। तो ये हो गया, चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको हमने पहले से 1 मान रखा है और उसको 2 मान रखा है। जहाँ बच्चों यल है वहीं पर इसका मान रख दो, ये जो यल का मान है ना, देखो यहाँ यल दिख रहा है समीकरण 2 में, यही मान उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा 528/x बराबर 2x धन 1, जैसे था वैसे रहने दो, यक्स यहाँ बटे में उधर जाकर क्या होगा, गुणे में, तो 528 बराबर 2, ये उधर जाके गुणा होगा तो 2x² और फिर यक्स का गुणा 1 में भी होगा, तो यक्स 1 का में यक्स, बच्चों दोनों में गुणा होगा, करके देखें, ऐसे करते हैं, देखो गुणा सच में देखो ऐसे करते हैं, यक्स उधर जाएगा तो यक्स यहाँ हो गया और कोष्टक में 2x धन 1, ऐसे गुणा होता है, यक्स का यहाँ भागे था वहाँ जाके गुणा हो गया और दोनों में गुणा होगा, तो बन जाएगा 528 बराबर यक्स का गुणा 2x में तो 2x² और धन, ये हो जाएगा 2x² और धन का क्या हो जाएगा, यक्स 1 का में यक्स। एक काम करिए बच्चों, इसको उधर भेज दीजिए या फिर इन सबको इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा, ऋण का 2x² और फिर यक्स को ले लीजिए या यही इसी को भेज दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा, इधर यहाँ बचेगा क्या, 0 बराबर ये 2x² अपनी जगह, धन यक्स अपनी जगह, ये जाकर ऋण में हो गया, ऋण 528। इसी को सही रूप से लिख दो, पलट के ऐसे लिख दोगे, 2x² धन कितना यक्स, 1x ऋण 528 और बराबर में 0। सवाल को पढ़ करके बच्चों हमने ये समीकरण बनाया है, सवाल को पढ़ करके ये समीकरण बनाया गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको, 1-2 बार देखेंगे तो सही हो जाएगा, आ जाएगा कैसे कैसे बनाया गया है। क्या किया गया बच्चों, देखो यक्स लंबाई, यक्स को माना गया चौड़ाई और यल को मान लिया गया क्या, लंबाई, कि जैसा जैसा बोला वैसा किए हैं। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यानी भूखंड का क्षेत्रफल दिया था 528, तो हमने लंबाई गुणे चौड़ाई को मान लिया 528, क्योंकि क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई को कहते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। यहाँ से हम मान निकाल दिए लंबाई का, एल बराबर हो गया 528/x, 528/x का मतलब एल का मान निकल गया। यही एल का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 कहाँ से आया बच्चों, द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त क्या था, कहा था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसी में हमने क्या किया, बस यल की जगह पर 528/x रख दिया और ये हल करके ये समीकरण बन गया। आपको केवल समीकरण बनाने हैं, हमने पहले कहा ना आपको, इसमें सवाल कुछ लगाना नहीं है, केवल समीकरण बनाना है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरे का दूसरा बच्चों, ये बहुत छोटो सा बहुत प्यारा सा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, समीकरण बनाना है, हल मत करना, बस समीकरण बना दो। कैसे बनाए सर, 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रम से आने वाले, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, जैसे
4 के बाद क्रम से क्या आता है 5, कैसे आया 1 जोड़ने पर। 6 के बाद क्रम से क्या आता है 6 में 1 जोड़ दो 7, 7 के बाद कैसे आता है 7 के बाद क्या आता है 8, कैसे मिला 1 जोड़ने पर। तो इसका मतलब 1 जोड़ने पर हमको क्रम से अगली संख्या मिल जाती है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है 2 क्रमागत माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली वो जो संख्या है ना वो बराबर है x। क्या मान लिया बच्चों x। आप बताओ पहली अगर x मान लोगे तो क्रमागत वाली क्या होगी, क्रमागत वाली क्या होगी। अरे भाई तो दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी प्रभु, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत है क्रमागत। तो x में क्या जोड़ दो, अरे 1 जोड़ दो और क्या, x में कितना जोड़ दोगे 1 जोड़ दोगे तो अगली संख्या मिल जाएगी। एक x है, अगली x धन 1 होगी। तो कह रहा है इनका गुणनफल 306, अर्थात देखो क्या कह रहा है इनका गुणनफल। ठीक है, इनका गुणनफल, हल तो बच्चों यहाँ से ही शुरू हो गया है, इनका गुणनफल। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि उनका गुणनफल करो गुणनफल, x गुणे कितना x धन 1, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया बच्चों 306 दिया गया। अच्छा ये बात है, चलिए आगे देखिए कर दीजिए गुणा, x का गुणा x में हुआ तो क्या आया बच्चों x स्क्वायर, x का गुणा 1 में तो x से कम x बराबर क्या बच्चों 306, 306 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर धन x, वो उधर प्लस में इधर आकर माइनस 306 बराबर में क्या 0। और यही हमारा क्या बन गया इक्वेशन बन गया, यही हमारा समीकरण बन गया। वो चाहता था आप यही बनाओ, हमने यही बना दिया। आप झट से इसको नोट कर लीजिएगा, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, दूसरे का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, रोहन की माँ, किसकी माँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। बस यहीं रुक जाओ, पहली बात को पकड़ लो अच्छे से तब आगे बढ़ते हैं। कह रही है, कह रहा रोहन की माँ, पहले मान लो, माना रोहन, हल कर रहे हैं बच्चों यहाँ से हल। ठीक है, माना रोहन की जो उम्र है, रोहन की आयु वर्तमान वाली वो बराबर है x। बताओ उसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी, तो माना उसकी माता की आयु, माता की आयु, माता की आयु हो जाएगी, सुनो उससे 26 साल बड़ी है ना, 26 साल ज़्यादा है, उसकी है x, तो उसी x वाले में 26 साल जोड़ दो, उसकी माता का मिल जाएगा। बोलो सही है, रोहन का x मान लिया, उसकी माता का x धन 26 हो गया। क्यों हुआ, प्रथम शर्त के अनुसार जो कह रहा था 26 वर्ष बड़ी है। अब आगे देखो द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, देखो द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनके आयु का गुणनफल, आयु तो यही है, इनका गुणनफल 3 साल बाद 360 होगा। चलो सुनो ना, पहले 3 साल बाद चलते हैं। 3 वर्ष बाद बच्चों रोहन कितने का होगा, तो आज x का है तो 3 साल बाद x धन 3 होगा। और 3 वर्ष बाद रोहन का, ये यहाँ पर रोहन का है, ठीक है, रोहन का। और 3 वर्ष बाद उसकी माँ का जो आयु होगा वो x धन 26 तो अभी है, x धन अभी 26 अभी है, उसी में 3 और जोड़ दो तो ये बराबर हो जाएगा x धन 29, 26 27 28 29, ये हो जाएगा 3 साल बाद रोहन का बच्चों, और ये उसकी माता का। कह रहा है अब इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, सुनो कि यदि x धन 3 का गुणा कर दिया जाए कितने में, x धन 29 में, तो ये बराबर कितना हो जाना चाहिए 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चलिए देखो गुणा करके देख लें, x का गुणा x में वो तो बच्चों आया x स्क्वायर, x का गुणा 29 में तो ये हो गया 29x, और फिर प्लस x, अब 3 का गुणा x में तो होगा 3x, और धन 29 3 9 27 को 7 हासिल
2 और 3 दूना 6 2 8 87 बराबर 360 बराबर कितना हो गया 360। 360 को इधर ले आओ बाएं पक्ष में, पहले 29 और 3 को जोड़ लो, 29 3 29 30 31 32 यक्स स्क्वायर धन 32 यक्स, और इसके बाद 360 को जब बाएं पक्ष में लाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, प्लस 87 और माइनस 360 बराबर में 0। अब इसमें से इसको घटा दो, लेकिन चिन्ह बड़े का लगाना बच्चों, माइनस का चिन्ह लगाना। यक्स स्क्वायर धन 32 यक्स, अच्छा 360 में से जब घटा दोगे 87 कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, और सुनो इसके बाद इसमें इसको एक दिया हुआ था तो 15 में से 8 गया 8 7 15 और फिर 3 273 माइनस 273 और बराबर में क्या 0। बच्चों आपको केवल समीकरण बना के दिखाना है और ये आपका समीकरण हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, बन गया हमारा समीकरण, जो समीकरण बनना था इस प्रश्न के हिसाब से जो समीकरण बनना था। अभी बच्चों आपसे समीकरण बनवा रहा है, अगले अभ्यास में वही समीकरण बनवाएगा भी और हल भी करवाएगा, और हल करवा के एक्स का मान भी निकलवाएगा। एक्स का भी मान निकालिए अब हल करके। तो अभी पहले आप बनाना सीख रहे हैं तो बनाना सीख लीजिए, अगली बार उसको हल भी करेंगे। नोट कर लीजिएगा इसको। यह है बच्चों अभ्यास का आखिरी प्रश्न। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा समय लेता। अगर चाल 8 किलोमीटर से कम होती 3 घंटा और ज़्यादा लग जाता। इक्वेशन बनाना है, बनाया जाए इक्वेशन। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो एक बात बताइए, पहले तो आप बताओ कि चाल बराबर क्या होता है। इसको तो पहले एक बार लिख दो। माना, हल कर रहे हैं बच्चों यहाँ से, माना जो चाल है, माना चाल जो है बच्चों वो u है, और जो समय लगता है वो t है, और दूरी जो है दूरी वो तो बच्चों दे रखी है। कितनी दे रखी है 480 किलोमीटर। ठीक है, ये दे रखी है। अब बताओ चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता है बच्चों, इस प्रश्न में इसकी आवश्यकता है। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल को हम u से लिखे हैं ना, तो लिख दीजिए u बराबर दूरी कितनी है 480 है बच्चों, 480 बटे समय कितना लगता है t समय लगता है। आप चाहो तो यहाँ से t का मान निकाल दो, t को इधर भेज दो, u को इधर भेज दो, तो आ जाएगा t बराबर 480 और बटे में u। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो। अब आगे बढ़ो। कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। चाल जो है, चाल कितना है, अब दूसरी शर्त को यहाँ से लगा रहे हैं। चाल u था, अगर उसमें से 8 कम होता, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल u था उसमें से 8 कम होता, कम मतलब घटाना ही होता ना, कम कर दिए 8 कम होता, तो ऐसे में जो 480 किलोमीटर की दूरी थी वो कितना समय ज़्यादा लेती, 3 घंटा का ज़्यादा समय लेती। 3 समय पहले को t माने थे, उसमें 3 घंटा और ज़्यादा समय लग जाता। कब, जब चाल 8 कम होती। अरे यही लिख रहे हैं, यही चीज़ है, देखो ये वाला u का मान 8 कम तो t का मान 3 ज़्यादा, यही कह रहा है प्रश्न वाला। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, इसमें आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, और अगर इसको समीकरण नंबर 2 नहीं मान सकते हैं तो इसको ऐसे रहने दो, u ऋण 8 और इसको लाओ इधर तो गुणा हो जाएगा t धन 3 और बराबर क्या बच्चों 480 है, तो 480 रहने दो, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब एक काम करो, t का मान देख रहे हो, t का मान यही समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो ये t का मान है, यही समीकरण नंबर 2 में रख दो। जो t का मान है यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर t का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण 2 में। किधर गया समीकरण 2 बच्चों, यही है समीकरण नंबर 2। क्या है, u ऋण 8 और अगले कोष्टक में है
t-3, तो t की जगह कितना रखना है, सुनो अगले कोष्टक में है t-3, तो t का मान है 480/u, तो अगले कोष्टक में 480/u और -3 था, तो -3 और बराबर 480 था, तो लिख दिया गया 480। ये देखो बच्चों ध्यान से देखो, जहाँ समीकरण 2 में t था वहीं हम उठा के 480/u लिख दिए, बाकी सब वैसे ही लिखा गया है। चलिए हल करते हैं इसको, क्या करेंगे आगे देखिए, u माइनस इसका तो इसमें गुणा करना है, करते हुए गुणा अगर इसका इसमें गुणा कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले आप एक काम करिए कि यहाँ से इनको हल कर लीजिए, इस पक्ष को आप इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करें सर, इसको हल कैसे करें, बटे 1 कर सकते हैं, बटे 1 कर सकते हो। एलसीएम क्या होगा, u से u कट गया, बचा क्या 1, तो आएगा 480 केवल, और धन 1 से करोगे तो u, और ये आ जाएगा 3u, और बराबर कितना है 480 है, तो उसको ऐसे रहने दो। और यहाँ क्या है गुणे में, और यहाँ गुणे में है u-8, तो इसको भी ऐसे रहने दो u-8 को। अब आगे गुणा करो, गुणा करोगे बच्चों तो सभी पदों में होगा गुणा, ठीक है, गुणा सभी पदों में होगा। u का गुणा 480 में करो तो 480u, और फिर u का गुणा इसमें करो तो धन u का गुणा इसमें तो 3u का स्क्वायर, और फिर 8 से भी गुणा करना पड़ेगा इन सभी पदों में, तो आया 480u। फिर u का गुणा 3u में तो आ जाएगा 3u का स्क्वायर। आगे देखिएगा, फिर 8 का गुणा दोनों में करोगे, 8 का गुणा जब 480 में करोगे कितना आएगा बच्चों, लेकिन ऋण में आएगा जो भी आएगा, 8 0 0, 8 ढाई 64 को 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 32 6 38, तो ये हो गया -3840। और फिर बटे में जो था और इसका गुणा इसमें भी करोगे तो ऋण में आएगा 8 त्रिक 24u। सर क्या किए हैं, ये थोड़ा समझ में कम आया। अरे बच्चों इन्हीं का गुणा इन दोनों में किए हैं, पहले u का गुणा इसमें किए तो ये आया, u का गुणा इसमें किए तो ये आया, फिर 8 का गुणा इसमें किए तो ये आया, और 8 का गुणा इसमें किए तो ये आया। बटे में u है ना, तो बटे में u लगा दो, और बराबर कितना है 480 है, तो 480 को रहने दो। u यहाँ बटे में उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया 480u धन 3u का स्क्वायर ऋण 3840 ऋण 24u, और बराबर ये उधर जाके गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 480u, 480u से 480u कट गया, बचा क्या 3u स्क्वायर ऋण 3840 और ऋण 24u, और बराबर में 0। बच्चों एक बात ध्यान से देखोगे तो 8 4 12 3 15, 3 सब में कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, 3 बाहर निकाल दोगे तो ये आ जाएगा कितना, 3 बाहर लो तो u स्क्वायर ऋण इसमें क्या बचेगा 3 51 में 3, 3 दूना 6, बचा कितना तो 24, 3 8 24, और ये 0 रहेगा 1280, और ऋण 3 से करोगे 3 8 24, तो 8u, और ये हो जाएगा बराबर में 0। तो ये 3 को भी उधर भेजोगे तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 3 से 0 में भाग करोगे तो u स्क्वायर ऋण 1280 ऋण 8u बराबर 0। 3 यहाँ गुणे में वहाँ जाके भागे में हो गया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बन गया आपका इक्वेशन। ये क्या बन गया बच्चों आपका इक्वेशन। इसको सही क्रम में लिख लो, पहले उसको लिख दो u स्क्वायर, ये बटे मत समझ लेना भाई, u स्क्वायर ऋण 8u ऋण 1280 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। बच्चों आपको सबसे कम जो समझ में अगर आ सकता है तो बस यही कैलकुलेशन कम समझ में आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान दे करके एक एक स्टेप को देखना पड़ेगा जो कैलकुलेशन किया गया है। क्या किया गया बच्चों, यही t की जगह पर यही 480/u पुट कर दिया गया है। देखो u ऋण 8 t धन 3, तो t की जगह 480/u और धन 3 और बराबर 480। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किए हैं, फिर जो सॉल्व आया था ये इसका अंदर गुणा किए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ये आपका आंसर आ गया। यही आपका इक्वेशन बन गया, यही आपका समीकरण है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती हों, क्लास पूरा आप देखते रहिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको भेजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अभ्यास 4.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।